मैक्रो इकोनॉमिक्स में टोटल हम लोगों को कितना चैप्टर पढ़ना है? 5 चैप्टर। चैप्टर 1 से हम लोग रिवीजन कर रहे हैं लाइन से। अच्छे सुनिए, स्लो मोशन में बोलेंगे, सबको समझ में आएगा। समझ रहे हैं? और जिनको नोट्स नहीं लिखे हैं ग्रुप में भेज दिया जा रहा है, जो लोग यूट्यूब से करेंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, नोट से पढ़ लीजिएगा। सुनिए, पहला चैप्टर हम लिखवाए हैं, सबसे पहले लिखवाए हैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जरिए मनुष्य को क्या चाहिए, एक इंडिविजुअल को क्या चाहिए, ह्यूमन को क्या चाहिए, उसका स्टडी करते हैं। माइक्रो छोटा चीज है, माइक्रो माने छोटा होता है, माइक्रो माने क्या होता है, समझ गए? माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जांपल हो जाएगा डिमांड, सप्लाई, प्राइस, मार्केट, ये सब किसका एग्जांपल हो जाएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। क्लियर है? एग्जांपल डिमांड, सप्लाई, प्राइस, समझ पा रहे? मार्केट, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जांपल है। मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरा देश का बात करेंगे, देश का स्टडी करेंगे, उसको कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ होल ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ एनी कंट्री। किसी भी देश का पूरा भौगोलिक परिस्थिति का स्टडी करेंगे कि देश का नेशनल इनकम कितना है, पर कैपिटा इनकम कितना है, जीडीपी कितना है, एग्रीगेट डिमांड कितना है, एग्रीगेट सप्लाई कितना है, ये तमाम चीज का बात करेंगे देश के लेवल पे। इसको कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसको क्या कहते हैं भाई? मैक्रो। तो माइक्रो क्या है? हम लोग का स्टडी करेगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरा देश का स्टडी करवाएगा। समझ गए? मैक्रो का ऑब्जेक्टिव है कि देश में फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, सबको रोजगार मिलना चाहिए, प्राइस स्टेबल होना चाहिए, प्राइस स्टेबिलिटी होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव है। इकोनॉमिक ग्रोथ, देश का आर्थिक वृद्धि होना चाहिए। सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा होना चाहिए, सामाजिक जो भी काम है वो पूरा होना चाहिए। जैसे सामाजिक काम सरकारी तो करता है, इसको कौन सा ऑब्जेक्टिव कहते हैं? सोशल ऑब्जेक्टिव। और बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम होना चाहिए, मैंने दूसरे देशों से जो लेन देन हो रहा है तो इक्विलिब्रियम होना चाहिए, ताकि डॉलर का कीमत रुपया के मुकाबले बढ़े नहीं। समझे? तो ये ऑब्जेक्टिव है, किसके ऑब्जेक्टिव है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्षेत्र क्या है? तो एम्प्लॉयमेंट है, प्राइस लेवल है, बिजनेस साइकिल है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। डिफरेंस पढ़ना था माइक्रो और मैक्रो में, पढ़ लीजिएगा। माइक्रो का डेफिनेशन लिख दीजिएगा, मैक्रो का डेफिनेशन लिख दीजिएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ होल ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ एनी कंट्री। माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्टडीज ऑफ कौन सा? हम लोग इंडिविजुअल इनकम का स्टडी करते हैं। मैक्रो में स्टडीज ऑफ, समझ पा रहे हैं, नेशनल इनकम का स्टडी करते हैं। एग्जांपल क्या है इसका? डिमांड सप्लाई। इसका क्या है? एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। ये क्या चीज से डील करता है भाई? डील्स विथ हाउसहोल्ड ऑफ द फर्म डिसीजन। ये क्या चीज में डील करता है? एग्रीगेट डिसीजन। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट चैप्टर स्टॉक और फ्लो भी इसमें किए थे। स्टॉक का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो पानी टंकी में पानी स्टॉक कर दिए और नल से गिरा गिरा के फ्लो कर रहे हैं, तो स्टॉक को मेजर किया जा सकता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम उसे स्टोर भी किया जा सकता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। अब फ्लो मैंने धीरे धीरे उसको निकाल के बेच रहे हैं। जैसे रिटेलर लोग क्या करता है, समझ रहे, सामान को लोग स्टॉक कर लेता है। समझ पा रहे हैं? जैसे आटा एक बस्ता ले लिया, उसमें से 1-1 केजी बेच रहा है, चावल एक बस्ता ले लिया, 1-1 केजी बेच रहा है। ये क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे हैं? गुटका एक बंडल ले लिया, 1-1 पीस बेच रहा है। समझ रहे हैं? ये सब क्या फ्लो हो रहा है। पहले क्या किया? स्टॉक, फिर क्या किया? फ्लो। समझ पा रहे? तो स्टॉक जो है ये कौन सा कंसेप्ट है भाई? फ्लो का है। स्टॉक जो है कौन सा कंसेप्ट है? ये स्टैटिस्टिक्स कंसेप्ट है। और फ्लो जो है ये वेरिएबल कंसेप्ट है। कौन सा कंसेप्ट है? वेरिएबल। डिफरेंस लिख के दिए हैं, पढ़ लीजिएगा। अब नेशनल इनकम क्या होता है सुन लीजिए। नेशनल इनकम को दो दृष्टि से आप इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। नेशनल इनकम का मतलब होता है सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम्स अर्न बाय अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री। हमारे देश में जो लोग भी निवास करते हैं वो हमारे देश में रहे या जाके विदेश से कहीं से भी कमाए, कौन सा इनकम से कमाई होना चाहिए? फैक्टर इनकम। कौन सा इनकम? फैक्टर इनकम का मतलब रेंट मिल रहा है, या तो वेजेज मिल रहा है, या तो इंटरेस्ट मिल रहा है, या तो प्रॉफिट मिल रहा है। या तो रेंट मिल रहा है, या तो वेजेज मिल रहा है, या तो इंटरेस्ट मिल रहा है, या तो प्रॉफिट मिल रहा है। ये तमाम चीज से कमाई होगा, उसको क्या कहते हैं? नेशनल इनकम। दूसरे शब्दों में कहते हैं कि डोमेस्टिकली जो हमारे देश में रहते हैं वो वस्तु और सेवा का उत्पादन 1 साल के अंदर अंदर हमारे देश में करे या बाहर जाके करे, सबको अगर जोड़ देंगे उसके वैल्यू को, तो क्या निकल के आएगा? नेशनल इनकम। क्या निकल के आएगा? समझे? तो फैक्टर इनकम को जोड़ दीजिए, या तो जो भी उत्पादन हो रहा है वस्तु और सेवा का 1 साल के अंदर अंदर उसको जोड़ दीजिए, तो क्या निकल के आता है भाई? नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। नेशनल इनकम को मापने का 3 मेथड है।
इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, और एक है प्रोडक्ट मेथड या प्रोडक्शन मेथड, जिसको वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। खाली हम नाम लिख के दिए हैं, एक्सप्लेन नहीं कराया, थोड़ा सा लिखवा देंगे। चाहे किसी किसी कॉलेज में देख रहे हैं कि दे दिया है, किसी किसी कॉलेज में दे दिया, तो मन का हो गया भाई, कॉलेज वाले अपने से पेपर सेट कर रहे हैं, तो जो मन करेगा वो सेट कर देंगे, तो थोड़ा सा पढ़ा दे रहे हैं, क्या करेंगे। सीयू बनाता है तो अपने हिसाब से बनाता है, बट ये तो कॉलेज वाले पेपर बना रहे हैं। सुनिए, किसका बात कर रहे हैं हम लोग? इनकम मेथड। किसका बात कर रहे हैं? इनकम मेथड का मतलब ऑल फैक्टर इनकम को जोड़ दीजिए, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट, समझ पा रहे हैं, ये सबको जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा? इनकम मेथड। बट एक्सक्लूड्स, इसमें हाउस होल्ड सर्विसेज नहीं आएगा, माने किसी का घर पे जाके ट्यूशन पढ़ा दिए, फिजियोथेरेपी कर दिया, इस तरीका कमाई नहीं आएगा, समझ पा रहे हैं। ट्रांसफर इनकम नहीं आएगा, जैसे किसी को पेंशन मिल रहा है, चाहे किसी को स्कॉलरशिप मिल गया, इस तरीका का चीज नहीं आएगा। कैपिटल गेन नहीं आएगा। कैपिटल गेन माने संपत्ति बेच के जो लाभ हुआ है, ये तमाम चीज कहाँ नहीं आता है? इनकम मेथड में। कहाँ नहीं आएगा? एक्सपेंडिचर मेथड कहता है कि इंसान दो ही तरीका का खर्च करेगा, करेंट कंजम्पशन माने पहले खाएगा, कमाएगा तो खाएगा, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, बचाएगा तो इन्वेस्ट करेगा। बचाएगा तो क्या करेगा? अरे आप बचा रहे हो पैसा, बैंक में भी रख रहे हो तो इन्वेस्ट तो हुआ। आप बचा रहे हो पैसा और बैंक में भी जमा कर दे हो तो एक तरीका का वो क्या है? इन्वेस्टमेंट है। घर में क्यों नहीं रखते हो पैसा? क्योंकि 20,000 रखोगे तो 20,000 होगा, और चूहा काट देगा तो और गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो 20,000 रहेगा। बैंक में रखोगे तो 20,000 ₹2 जरूर होगा, ब्याज मिलता है, 20,100 जरूर होगा, समझ में ना, बढ़ेगा। लेकिन घर में रखोगे तो बढ़ेगा नहीं, इसलिए लोग बैंक में रखते हैं। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? किसका बात कर रहे हैं भाई? एक्सपेंडिचर मेथड। किसका बात कर रहे हैं? तो एक्सपेंडिचर मेथड कहता है कि दो चीज तरीका का लोग खर्च करते हैं, करेंट कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये दोनों को जोड़ दो, एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए, क्या निकल जाएगा? एक्सपेंडिचर। अब प्रोडक्ट मेथड कहता है कंसीडर्ड फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कंसीडर्ड फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड, माने वस्तु और सेवा का जो फाइनल वैल्यू है उसको कंसीडर किया जाए। ये कौन कहता है भाई? वैल्यू एडेड मेथड। कौन कहता है? जैसे मान लो कोई सामान खरीदे ₹2 में, बनाने में उसका कॉस्ट हो गया 5 से मान लीजिए सेलर के पास आ गया 7, और कस्टमर को बेच दिया ₹50 में। कस्टमर कितना बेचे? तो ये ₹50 जो फाइनल वैल्यू है ये कंसीडर होगा। ये कौन कहता है? प्रोडक्ट मेथड। कौन कहता है भाई? तो नेशनल इनकम को मापने का 3 मेथड है, इनकम, एक्सपेंडिचर और प्रोडक्ट। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर में समझना जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक साल के अंदर अंदर वस्तु और सेवा का उत्पादन हमारे देश में, माने अपना कंट्री में, चाहे आपका देश का व्यापारी करे चाहे किसी और का देश का व्यापारी करे, ये सबको मिला के क्या कहते हैं भाई? जीडीपी। क्या कहते हैं? जीडीपी माने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक, तो एक साल के अंदर अंदर हमारे देश में, चाहे वो हमारा देश का व्यापारी उत्पादन करे या किसी और का देश का व्यापारी उत्पादन करे, इसको हम क्या कहते हैं? जीडीपी। क्या कहते हैं भाई? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बोलो क्या बोले हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ये बहुत कम आता है, 7%, 8%। क्यों? क्योंकि आपका देश का प्रोडक्शन डिवाइडेड बाई सब देश का प्रोडक्शन इंटू 100 इंटू। अब प्रश्न आता है कि जीडीपी जान के क्या फायदा? देखिए, जीडीपी जानने से यही फायदा है कि अगर जीडीपी अच्छा रहता है तो आपके जेब पे असर कम आने वाला है, आपको परेशानी कम आने वाला है। समझ पा रहे हैं? मैंने आपका खुशहाल जीवन कटेगा, ये इंडिकेशन है। जीडीपी अगर अच्छा रहेगा तो, और जीडीपी अगर खराब हो जाएगा तो आपको परेशानी आएगा, आपके जेब पे ज्यादा असर होगा, ये एक इंडिकेशन है। इसीलिए जीडीपी के बारे में लोग जानते हैं। क्लियर है क्या? जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करिए, क्या हो गया भाई? कहा आंख क्या मार रहा तुम हमको? ऐसा कर रहे हो जैसे कुछ हुआ है। आइए, जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो क्या आएगा? एनडीपी। क्या आएगा? जीडीपी। बात नहीं, जीडीपी में से डेप्रिसिएशन हटाएंगे तो क्या आएगा? एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या आएगा भाई? नेक्स्ट जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल, एक साल के अंदर अंदर डोमेस्टिकली ट्रेडर, माने हमारे देश का व्यापारी, हमारे देश का, चाहे इंडिया में प्रोडक्शन करे या पृथ्वी पे कहीं और भी जाके प्रोडक्शन करे, वो तमाम चीज को जोड़ देंगे, उसको हम क्या कहते हैं? जीएनपी। क्या कहते हैं? अच्छा, कहीं और भी जाकर के प्रोडक्शन करे, उसको क्या कहते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अपने देश में नहीं किया है,
दूसरा देश से लाया है तो उसको क्या कहेंगे भाई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? तो जीएनपी क्या होता है, हमारे देश का अगर व्यापारी है तो अपना देश में प्रोडक्शन करे 1 साल के अंदर अंदर, या किसी और का देश से प्रोडक्शन करके लाए, सबको जोड़ देंगे तो क्या निकल के आएगा भाई, जीएनपी। क्या आएगा, और जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो क्या आएगा, एनएनपी। डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, डिडक्टेड डेप्रिसिएशन फ्रॉम जीएनपी इज कॉल्ड, क्या निकल जाएगा, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। बोलो क्या बोले हैं, नेट नेशनल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हम लोग का पर्सनल इनकम, जो आप कमाई करो पर्सनल इनकम है। पर्सनल इनकम मींस इनकम ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इनकम ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड। समझ पा रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, पर्सनल इनकम। क्या कहते हैं, डिस्पोजेबल इनकम का मतलब टैक्स देने के बाद, खर्च देने के बाद जो बचा हुआ है वो डिस्पोजेबल इनकम है। जैसे मान लो दिन भर में 10,000 रुपया कमाए, ये कौन सा इनकम हुआ, पर्सनल इनकम। आज 10,000 में 2,000 रुपया खर्चा देना है तो कितना बचा, 8,000। 8,000 में 1,000 रुपया टैक्स है तो कितना बचा, तो 7,000 रुपया डिस्पोजेबल इनकम हुआ। डिस्पोजेबल इनकम कितना हुआ, 7,000। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है इनकम फ्रॉम ऑल एक्सपेंसेस टैक्सेस शुड बी डिडक्टेड, सारा बच गया। समझ पा रहे, उसको क्या कहते हैं, डिस्पोजेबल इनकम। दिखा दीजिएगा, पर्सनल इनकम लेस एक्सपेंसेस लेस टैक्सेस, नीचे 3 को क्रॉस करके नीचे क्या बचेगा भाई, डिस्पोजेबल इनकम। क्या बचेगा, डिस्पोजेबल माने जिसको आप भोग करोगे, माने यूज करोगे, खाओगे, मजा करोगे, वो आपका रुपया है, किसी और का नहीं है। समझ गए क्या बोले, जितना भोग करना है कर लो, इसको हम कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। क्या कहते हैं, बालक डिस्टर्ब नहीं करिए, सुनिए ध्यान से, आप ही लोग का पढ़ाई चल रहा है। किसका बात कर, डिस्पोजेबल इनकम। नेक्स्ट है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम माने प्रति व्यक्ति आय, ये सरकार निकालता है। सरकार निकालता है कि पर हेड का इनकम कितना है, प्रत्येक व्यक्ति का इनकम कितना है, ये सरकार निकालता है। इसको कहते हैं पर कैपिटा इनकम। क्या कहते हैं भाई, देखो परिवार के दृष्टि में भी निकालते हैं। कई दफा एग्जांपल दे चुके हैं कि एक फैमिली में 4 मेंबर रहते हैं और उस फैमिली में इनकम 20,000 है तो प्रत्येक का इनकम 5,000 हुआ। ये परिवार के दृष्टि से पर कैपिटा इनकम हुआ, डिवाइड कर दिए 20,000 डिवाइड बाई 4। तो वैसे ही सरकार क्या करता है, नेशनल इनकम जो कमाया उसको डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द, उससे डिवाइड करता है तो सरकार को पता चल जाता है कि प्रति व्यक्ति आय कितना है। तो प्रति व्यक्ति आय मींस पर हेड्स इनकम। पर कैपिटा इनकम रेफर्स टू टोटल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री एंड टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। फॉर्मूला लिख देना है, पर कैपिटा इनकम इक्वल टू टोटल नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री डिवाइडेड बाई, फॉर्मूला लिख देना है, दिया हुआ है फॉर्मूला, आपको समझ पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेथड्स तो आगे बता दिए। देखो नेशनल इनकम को मापने में दिक्कत होता है, सुन लो, नेशनल इनकम को मापने में भाई दिक्कत होता है, मेजरमेंट करने में दिक्कत होता है। सुनिएगा, नेशनल इनकम को मापने में दिक्कत होता है, मेजरमेंट करने में क्या होता है, दिक्कत होता है। क्या दिक्कत होता है, लैक ऑफ डेटा, सरकार के पास डेटा ही नहीं है। समझ पा रहे हैं? अच्छा, इलिटरेसी प्रॉब्लम, कितना लोग काम करते हैं तो बोलते हैं सरकार को नहीं बताएंगे, जान जाएगा तो दिक्कत होगा। इलिटरेसी, अशिक्षित होना, इलीगल एक्टिविटी ज्यादा है देश में। इलीगल एक्टिविटी के बारे में सरकार क्या जानता है, नहीं जानता है, वहां से लोगों को कमाई हो रहा है। प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक मनी, ब्लैक मनी मैंने ऐसा पैसा जिस पर टैक्स नहीं दिया हुआ है, ऐसा पैसा जिस पर टैक्स, तो ब्लैक मनी का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ऑफ मल्टीपल काउंटिंग, एक ही चीज को 4 बार काउंट हो जाता है, 4 तरीका से काउंट कर लेते हैं, ये प्रॉब्लम आ जाता है। प्रॉब्लम ऑफ नॉन मार्केटेड गुड्स, ऐसा गुड्स बनाते हैं जिसको हम लोग मार्केट कर ही नहीं सकते, बेच ही नहीं सकते, मार्केट में उतारेंगे ही नहीं। समझ पा रहे, नॉन मार्केटेड मैंने समझ रहे, किसी को पता ही नहीं चलेगा। अब पुचका वाला मार्केटेड गुड्स हो रहे हैं, नॉन मार्केटेड गुड्स जाएगा बेच के चल देगा, किसी को मालूम चलेगा वो कितना कमाया। रोड जाएगा, रोड पे अपने बनाएगा दिन भर छाना, और शाम को आलू शाम के बैठ गया, चोखा भरेगा खिला देगा, हो गया जाइए। तो नॉन मार्केटेड गुड्स है भाई। हाँ, पानी भी भर देगा, समझे क्या बोले, सारा वो इमली घोड़ देगा, हो गया। चलिए आज टॉपिक पे आते हैं, किसका बात कर रहे हैं, डिफिकल्टीज ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम को मापने में दिक्कत होता है, लैक ऑफ डेटा, इलिटरेसी प्रॉब्लम, इलीगल एक्टिविटी, प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक मनी, प्रॉब्लम ऑफ मल्टीपल काउंटिंग, प्रॉब्लम ऑफ नॉन मार्केटेड गुड्स। अब देखिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ, देखिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 2 सेक्टर का है, देख पा रहे हैं, ये 2 सेक्टर का है। 2 सेक्टर में 2 ही लोग होता है। हाउस होल्ड फॉर्म, हाउस होल्ड फॉर्म माने होता है बिजनेस हाउसेस, फॉर्म माने क्या होता है भाई, ए फॉर्म माने क्या होता है, हाउस होल्ड माने घर परिवार। घर परिवार को चलाने के लिए कमाई करिएगा ना, कमाई करिएगा, कैसे कमाई होगा, आपको खटना पड़ेगा,
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देना होगा। है भाई, कमाई करने के लिए क्या देना पड़ता है? फैक्टर्स ऑफ, या तो लैंड दो, या तो लेबर श्रमिक का काम करो, या तो पूंजी लगाओ कैपिटल, या तो एंटरप्रेन्योर बनो, तभी तो कमाई होगा। तो हम दिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उधर से हमको मिला रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट। रेंट, इंटरेस्ट, इधर से फिर हम दिए पैसा, उधर से हमको गुड्स एंड सर्विसेज मिल गया। तो टू सेक्टर लुच्छा लफांगा लोग के लिए कमाए खा गए, कमाए और कुछ बचाए उचाया नहीं। इसको हम कहते हैं टू सेक्टर। क्या कहते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये कितने सेक्टर का है? टू सेक्टर। कितना सेक्टर पढ़ लीजिएगा, डायग्राम जरूर बनाइएगा ये वाला, समझ पा रहे? थ्री सेक्टर में तीन लोग आएंगे भाई, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, हाउस होल्ड, फॉर्म, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट। हाउस होल्ड सेवा दिया फॉर्म को, फॉर्म क्या दिया? पैसा। हाउस होल्ड से भी गवर्नमेंट टैक्स लेगा, अब फॉर्म से भी गवर्नमेंट क्या लेगा? टैक्स लेगा। हाउस होल्ड क्या करेगा? कुछ पैसों को बचा के फाइनेंशियल सेक्टर को देगा, फाइनेंशियल सेक्टर को देगा, कुछ को खा जाएगा। देखो ये है थ्री सेक्टर का, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट सेक्टर, फॉर्म, और एक बीच में कौन सा सेक्टर है? फाइनेंशियल सेक्टर, जो पैसा बचा के जमा करता है सेविंग के रूप में। इसी को हम क्या कहते हैं? थ्री सेक्टर। क्या कहते हैं? थ्री सेक्टर वाले जेन्युइन व्यक्ति का है, कमाए, टैक्स दिए, कुछ बचाए, कुछ खर्च की। इसको क्या कहते हैं? थ्री सेक्टर ऑफ नेशनल इनकम। ये अच्छा है। नेक्स्ट है, बात नहीं, जीडीपी दो एंगल से मापा जाता है, बात नहीं करो। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी माने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, माने जो भी हमारे देश में प्रोडक्ट का बना है एक साल के अंदर अंदर, चाहे हमारे देश का व्यापारी बना है या किसी भी देश का व्यापारी बना है, वो नॉमिनल जीडीपी है। हाँ, नॉमिनल माने ग्रॉस, नॉमिनल माने क्या होता है? ग्रॉस। रियल जीडीपी समझ पा रहे हैं क्या बोला कि नहीं समझ पा रहे? रियल जीडीपी आखिरकार रियल में आया कितना है, इसको निकालते हैं हम लोग। नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय आर। आर का मतलब होता है जीडीपी डिफ्लेटर। आर का मतलब क्या होता है? तो रियल जीडीपी का फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय आर, लिख के दिए, पढ़ लीजिएगा आप लोग। व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्लिसिट डिफ्लेटर? इम्प्लिसिट डिफ्लेटर को जीडीपी डिफ्लेटर भी कहते हैं। फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी में डिफरेंस ये आपको पढ़ लेना है, और यहाँ जीडीपी और जीएमपी में डिफरेंस दिए। जीडीपी तो आगे ही बता दिए कि एक साल के अंदर हमारे देश में जो भी वस्तु और सेवा का उत्पादन होगा जीडीपी है, और एक साल के अंदर हमारे देश का व्यापारी चाहे हमारे देश में प्रोडक्शन करे या कहीं और जाके प्रोडक्शन करे, वो जीएनपी है। ये डिफरेंस देख लीजिएगा। सम दिए थे बट सम हमारे सिलेबस में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में चले आइए। नेक्स्ट चैप्टर में चले आइए, पेज नंबर 20। सुना ध्यान से, नेक्स्ट चैप्टर को समझने के लिए 4-5 कंसेप्ट को समझना जरूरी है। हाथ को पहले स्टॉप करो और समझो। हाथ को थोड़ा सा स्टॉप करिए, तो पहले सभी लोग हाथ को स्टॉप करिए। सबसे पहले हम लोग को समझना जरूरी है कि कंजम्पशन, चल नहीं रहा भाई, पेन फिल करो, कंजम्पशन लिखे हैं, मैं इनको नहीं डालेंगे। कंजम्पशन क्या होता है सुनो, किसका बात कर भाई? कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? जो हम उपभोग किए हैं, जो हम क्या किए हैं? बालक पढ़ाने दो, डिस्टर्ब मत करो। कंजम्पशन माने क्या? इनकम का ऐसा पार्ट जिसको हम कंज्यूम किए हैं। इनकम का ऐसा पार्ट जिसको हम क्या किए हैं? ये कंजम्पशन को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? सी से। अच्छा, मान लो कमाए हैं हम लोग 1000 और 600 कंज्यूम कर गए। कमाए हैं तो उसको वाई से डिनोट करते हैं इनकम को, और कंज्यूम कर गए तो सी से डिनोट करते हैं। बच कितना गया? 400। इसको हम कहते हैं सेविंग। क्या कहते हैं? सेविंग को हम एस कहते हैं। सेविंग को क्या कहते हैं? क्लियर? अब ये कंजम्पशन से ही आता है एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या आता है भाई? एपीसी, एवरेज। बुक में अभी नहीं देखना है, अभी समझना है। कंसेप्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंसेप्ट समझ जाएंगे, सब समझ जाएंगे। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक रेशियो है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक रेशियो है इनकम का और कंजम्पशन का। इनकम का और कंजम्पशन का रेशियो को हम एपीसी कहते हैं। ये निकलता है वाई डिवाइड बाई सी से। वाई डिवाइड बाई सी। वाई माने इनकम,
सी माने कंजम्पशन, वाई माने इनकम, सी माने, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द रेशियो ऑफ इनकम, बट नेशनल इनकम कहेंगे, देश के लेवल पे बात हो रहा है, ऑफ नेशनल इनकम एंड कंजम्पशन, नेशनल इनकम एंड, क्लियर है क्या? इसको क्या कहेंगे? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, क्या कहेंगे भाई? समझ में आ रहा है? एक है एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी एक तरीका का रेशियो है। किस तरीका का रेशियो है? चेंज इन नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन कंजम्पशन, माने नेशनल इनकम में जो चेंजेज हुआ, माने जो आमदनी में चेंजेज हुआ और जो कंजम्पशन में चेंजेज हुआ, आमदनी में चेंजेज हुआ और कंजम्पशन में चेंजेज हुआ, उसके रेशियो को हम एमपीसी कहते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बोलो क्या बोले हैं? तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा सी। डेल्टा वाई माने चेंज इन इनकम और डेल्टा सी माने चेंज इन कंजम्पशन। डेल्टा वाई माने चेंज इन इनकम और डेल्टा सी माने चेंज इन कंजम्पशन। ये जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं इक्विलिब्रियम वाला, इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन, पूरा का पूरा चैप्टर एपीसी, एमपीसी, कंजम्पशन, सेविंग, अभी जो जो कंसेप्ट बोलेंगे उसी के आधार पे है, मिला जुला के सब में वही एक्सप्लेन करना है। माने ये सब याद करके 2 4 10 लाइन तो सारा क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट किया जा सकता है। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? किसका बात कर भाई? एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बोलो क्या बोले? ये कैसे निकलता है? डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा सी। ये सबको लिखना भी बहुत आसान है, लिखना भी बहुत आसान है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? देखो एपीसी को कैसे लिखोगे? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द रेशियो ऑफ नेशनल इनकम एंड कंजम्पशन, फार्मूला लिख देंगे। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द रेशियो ऑफ चेंज इन नेशनल इनकम एंड चेंज इन कंजम्पशन। चेंज इन नेशनल इनकम एंड चेंज इन, ये निकलता कैसे है? डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा सी। डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा, किसका बात कर रहे भाई? एमपीसी। किसका बात कर रहे हैं? अच्छा, एपीसी प्लस एमपीसी, इसका वैल्यू 1 होता है। एपीसी प्लस एमपीसी, इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो कभी कभी टीचर लोग, प्रोफेसर लोग बोलता है कि 1 कैसे होता है, एक्सप्लेन करो। 1 कैसे होता है, एक्सप्लेन करो। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? सुनिए, इसमें एक्सप्लेन करने के लिए एपीसी को एक्सप्लेन करना है, एमपीसी को एक्सप्लेन करना है, इक्वेशन दे देना है। इक्वेशन कि हमेशा एपीसी और एमपीसी को अगर जोड़ोगे तो उसका वैल्यू कितना आता है? 1 होता है। ये इक्वेशन है, ये क्या है? इक्वेशन है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो डिफाइन करना होता है सब। क्लियर है? तो एपीसी और एमपीसी क्लास 12 में भी तो पढ़ाए हैं ये कि एपीसी प्लस एमपीसी का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। अब नहीं आता दूसरा बात है, बट हमने तो क्लास करा है। देखो याद नहीं रहता तो इसी पूछते हैं कब कराए थे, नहीं याद आता इसी में पूछते हैं। क्या नेशनल का हमने पढ़ाया है क्लास 12 में? तो वो तगड़ा पढ़ा दिए होंगे, खाली बोल दिए होंगे वैल्यू 1 आता, क्योंकि यही पूछता है, तो इसलिए याद नहीं है। ये भी तो हो सकता है ना, वहां पे ऐसे लिखवा दिए होंगे कि एपीसी और एमपीसी का वैल्यू 1 होता है, याद रखना। हाँ, वैल्यू 1 आता था। आई तो एपीसी और सुन रहे हैं, कहाँ खो गए आप? खो जा रहे हैं आप? एपीसी और एमपीसी का वैल्यू क्या होता है? 1। क्या होता है? नेक्स्ट, एपीएस। एपीएस माने एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, और एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एपीएस माने एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और एमपीएस माने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब ये क्या होता है सुन लो, ये क्या होता है? एपीएस इज द रेशियो ऑफ इनकम एंड सेविंग। इनकम एंड सेविंग के रेशियो को क्या कहते हैं? इनकम एंड सेविंग के रेशियो को हम कहते हैं एपीएस। क्या कहते हैं? इनकम और सेविंग के रेशियो को क्या कहते हैं? एपीएस। रेशियो बोलेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि रेशियो में ही आएगा। और एमपीएस, चेंज इन इनकम, इट इज द रिलेशन बिटवीन चेंज इन इनकम एंड चेंज इन सेविंग। चेंज इन इनकम एंड चेंज इन, इसको कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू चेंज इन इनकम एंड चेंज इन सेविंग के रेशियो को क्या कहते हैं? एमपीएस। क्या कहते हैं? इसका भी वैल्यू 1 ही होता है। एपीएस प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। एपीएस प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। ये बात क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग को 2 चीज समझना है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। क्या समझना बोली? अब ये एग्रीगेट डिमांड, डिमांड तो जानते हो, डिमांड माने मांग। तो एक इंडिविजुअल के मांग को डिमांड कहते हैं।
एक इंडिविजुअल के मांग को क्या कहते हैं? डिमांड। तो पूरा देश के मांग को क्या कहेंगे? एग्रीगेट डिमांड। पूरा देश के मांग को क्या कहेंगे? पूरा देश के लोग डिमांड कर रहे हैं, पूरा देश के लोगों को सामान चाहिए, इसको क्या कहते हैं भाई? एग्रीगेट डिमांड। देखिए, और एक इंडिविजुअल के सप्लाई को क्या कहते हैं? सप्लाई माने जो बेचता है, मार्केट में आलू वाला आलू लेके बैठा हुआ सप्लाई है। मार्केट में आलू वाला आलू लेके बैठा है, प्याज वाला प्याज लेके बैठा है बेचने के लिए, चिकन वाला चिकन लेके बैठा है बेचने के लिए। बोलो, पूरा मार्केट डिमांड से करता है। बाबा, उस मार्केट में सारे सेलर का सप्लाई को मार्केट डिमांड, हम सबका एक कम्युनिटी का डिमांड को मार्केट डिमांड। आई सुना ध्यान से। और एग्रीगेट डिमांड में पूरा देश का बात हो जाएगा, पूरा देश का बात मार्केट में नहीं आता। मार्केट में उस मार्केट का पर्टिकुलर, समझे? यहाँ देखिए किसका बात कर भाई? एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट, तो एग्रीगेट डिमांड माने पूरा देश का जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड है उसको एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। इसका कर्व ऐसे बनता है, ऐसे, हाँ, ये यहाँ से उठता है, यहाँ से, समझे? नहीं तो आप ऐसे भी इसका कर्व बना सकते हैं, हाँ, ऐसे भी आप इसका कर्व बना सकते हैं, बट ज्यादा अच्छा नहीं होता है, इसलिए यही वाला कर्व हम लोग देते हैं, बीच से उठा देना। किसका बात कर रहे भाई? एग्रीगेट डिमांड। किसका बात कर रहे हैं? और नेक्स्ट है एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई माने पूरे देश के जो सेलर हैं, देश में सप्लाई कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? एग्रीगेट सप्लाई। क्या कहते हैं? और एग्रीगेट सप्लाई का भी कर्व जो होता है अपवर्ड स्लॉपिंग होता है। एग्रीगेट सप्लाई का भी जो कर्व होता है ये ऐसा होता है, अपवर्ड स्लॉपिंग। समझे क्या बोले? एग्रीगेट सप्लाई का भी जो कर्व होता है कैसा होता है? अपवर्ड स्लॉपिंग। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे हैं? अच्छे सुनिए, एग्रीगेट डिमांड के कुछ कंपोनेंट्स है। एग्रीगेट डिमांड के कुछ क्या है? कंपोनेंट्स है। सुनिए कंपोनेंट्स क्या है एग्रीगेट डिमांड के? एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स है C प्लस I प्लस G X माइनस M। C प्लस I प्लस G X माइनस M। C माने कंजम्पशन, समझ पा? I माने इन्वेस्टमेंट, G माने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, X माइनस एक्सपोर्ट, M माने इंपोर्ट। X माने एक्सपोर्ट, M माने इंपोर्ट। तो ये एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स है। एग्रीगेट डिमांड के क्या है भाई? कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स क्या है? C प्लस I प्लस G। बोलो क्या बोले हैं? C प्लस I प्लस G और X माइनस M। अब जहां भी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का बात आएगा तो उसको लिखेंगे। ये जो चैप्टर है इसी कंसेप्ट के ऊपर में है। रिपीट कर दे रहे, कंजम्पशन माने जो खाए, सेविंग माने जो बचाए। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेशियो है। किसका रेशियो है? इनकम का और कंजम्पशन का। इनकम का और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव भी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी एक तरीका का रेशियो है। चेंज इन इनकम का और चेंज इन कंजम्पशन का। चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन। एपीसी प्लस एमपीसी को जोड़ेंगे उसका वैल्यू 1 आता है। एपीसी प्लस एमपीसी को जोड़ेंगे उसका वैल्यू क्या आता है? 1 आता है। उसके बाद हम लोग का क्या है भाई? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एपीएस जिसको कहते हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एक तरीका का रेशियो है। किसका रेशियो है? इनकम और सेविंग का। इनकम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव भी एक तरीका का रेशियो है। किसका? चेंज इन इनकम एंड चेंज इन सेविंग। चेंज इन इनकम एंड चेंज इन, अच्छा, एपीएस प्लस एमपीएस का वैल्यू क्या होता है? 1। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, माने वस्तु और सेवा का एक साल के अंदर अंदर पूरे देश में जो डिमांड है, पूरे देश में जो डिमांड है, इसको कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। क्या कहते हैं? एग्रीगेट डिमांड का कर्व यहां से होता है। इसके कंपोनेंट्स क्या है? C प्लस I प्लस G X माइनस M। C माने क्या होता है भाई? कंजम्पशन। I माने क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। G माने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। X माने एक्सपोर्ट, M माने इंपोर्ट। ये कंपोनेंट्स है। किसके कंपोनेंट्स है भाई? एग्रीगेट डिमांड। किसके कंपोनेंट्स है? और एग्रीगेट सप्लाई माने पूरे देश में जो सेलर ने सप्लाई किया, बेचा, पूर्ति के लिए ऑफर किया कि हम बेच देंगे, इसको कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई का कर्व ऐसा होता है, अपवर्ड स्लॉपिंग। कर्व कैसा होता है भाई? अपवर्ड स्लॉपिंग। क्लियर है? बोलिएगा तो आगे बढ़ेंगे। बोलो आगे बढ़े। क्या बोल रहा है? अच्छा, अगर बोलेगा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कब कहलाएगा? बराबर इनकम कब कहलाएगा? एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू द एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाएगा, उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाएगा, उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। एक और क्वेश्चन आपसे पूछेगा,
एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट सुना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैराडॉक्स दिया भी होगा लोगों को, क्या बोलते हैं कॉलेज वाले लोग, नहीं दिया सुन के रखिए, हो सकता है किसी कॉलेज में देगा, बंगोबासी में दे सकता है। बंगोबासी का पेपर थोड़ा सा हेवी होता है विथ, अब कैसे पढ़ाते नो कमेंट, कैसे पढ़ाते नो कमेंट, बट क्वेश्चन अच्छा होता है, इस पर तो कमेंट कर सकते हैं। आइए, आजकल चेकिंग भी वैसे ही हो रहा है। आइए, हाँ आप ही लोग बोलिएगा, हम कैसे बोलेंगे, बात नहीं। आइए, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। थ्रिफ्ट माने सेविंग होता है, थ्रिफ्ट मीन्स सेविंग, थ्रिफ्ट मीन्स, और पैराडॉक्स का मतलब होता है टू लॉजिकल सिचुएशन। टू लॉजिकल, पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है भाई, टू लॉजिकल सिचुएशन। और थ्रिफ्ट माने क्या होता है, सेविंग। थ्रिफ्ट माने क्या होता है, सेविंग, और पैराडॉक्स माने क्या होता है, टू लॉजिकल सिचुएशन। टू लॉजिकल, तो देखिए पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट कहता है, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट कहता है कि लोग अगर सेविंग ज्यादा करने लगेंगे तो कंजम्पशन कम हो जाएगा। सेविंग ज्यादा करने लगेंगे तो कंजम्पशन कम हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? और जब कंजम्पशन कम हो जाएगा तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में दिक्कत आएगा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में अब कोई 1000 कमाया, 200 रुपया मैंने खाया, 800 बचा लिया, जबकि उसको खाना चाहिए तो 600, खाया कितना, बचाया कितना, तो 800 तो उसके घर में है ना, सर्कुलर फ्लो तो हुआ नहीं, सर्कुलर फ्लो हुआ नहीं। समझ पा रहे हैं? तो इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कमी आ जाएगा उसको हम क्या कहते हैं, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। समझ गए क्या बोले कि नहीं समझे? क्लियर है? अब सेविंग आपके लिए अच्छा है तो मार्केट के लिए खराब है, बचत आपके लिए अच्छा है तो मार्केट के लिए क्या है, कहे कि जो पैसा वो तो ब्लॉक कर दोगे ना भाई, घर में रख के पैसा तो ब्लॉक कर दोगे। नहीं समझे? देखते नहीं, देखे नहीं, नोटबंदी के समय में सिक्का ही नहीं था मार्केट में, आरबीआई बोला 10 का जो सिक्का सब सही है, दोनों सही है, जाली बोलना बंद करो, तब जाके 10 का सिक्का मार्केट में चलने लगा, याद है? नहीं तो 10 का सिक्का तो लोग जाली बन के बंद ही करवा दिया था। समझ पा रहे हैं? उस समय आकर के आरबीआई को सामने से बोलना पड़ा, क्योंकि लोग घर में रख दिया था पेटी में, किसी का पड़ा हुआ 100 सिक्का, किसी का 200, किसी का 500, यूज ही नहीं हो रहा। जब बोला सरकार तो फिर उसको निकाला गया कि ना आप ये, समझ पा रहे हैं, एक्सेप्टेबिलिटी में हो गया है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जैसे फटा हुआ 10 का नोट चल जा रहा है, अभी फटा हुआ 10 का नोट चल रहा है, लेने में भी दिक्कत नहीं है, देने में भी दिक्कत नहीं है, फटा हुआ 10 का नोट बोल रहे हैं भाई। मालूम है क्यों? एक्सेप्टेबिलिटी है। क्या है भाई? लोग ले रहा है, फटा हुआ नोट ले रहा है, क्यों है ये नहीं है नोट, नोट रहेगा तब तो, खाली 500 का है, 100-200 का कम है, और 10 का नोट तो गायब हो गया है, तो इसीलिए। आइए, किसका बात कर रहे हैं हम लोग? पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। बोलो क्या बोले? तो सेविंग जब ज्यादा हो जाता है, समझ पा रहे, कंजम्पशन कम हो जाता है, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में देखते हैं कि दिक्कत आ रहा, समझ पा रहे हैं, वो कम हो जाता है। इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। क्या कहते हैं भाई? बोले क्या बोले हैं? पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। इसी कंसेप्ट को क्या कहते हैं? पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। इसका डायग्राम बनाइएगा, हम बना के दिए हुए हैं डायग्राम। समझ पा रहे हैं किसका बात कर रहे हैं भाई? पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। बोलो क्या बोले हैं? इसी कंसेप्ट को क्या कहते हैं हम लोग? पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। इसी कंसेप्ट को क्या कहते हैं हम लोग? पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। ये डायग्राम है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। ये डायग्राम है, किसका डायग्राम है भाई? पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, सुनो ध्यान से सुनते चलिए, ज्यादा डिस्टर्ब मत करिए। सुना, डिस्कस ब्रीफली सिंपल कीनेसन मॉडल ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन। कीनेसन एक मॉडल है इकोनॉमिक्स में इनकम को निकालने का। इनकम को निकालने का एक कीनेसन मॉडल है। इनकम को निकालने का एक कीनेसन मॉडल है, जो कि 3 मॉडल है। ये 3 मॉडल में पहला 2 सेक्टर है। 2 सेक्टर माने जो सर्कुलर फ्लो में पढ़ा था, 3 सेक्टर है और एक 4 सेक्टर है। 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर। बोलो क्या बोले? 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर दिए हुए हैं बुक में, टेंशन का कोई बात नहीं। 2 सेक्टर, 3 सेक्टर और कौन से सेक्टर है भाई? 4 सेक्टर।
टू सेक्टर में कौन आएगा? हाउस होल्ड और फॉर्म, हाउस होल्ड और थ्री सेक्टर में कौन आएगा? हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, फॉर्म, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, फॉर्म। अब फोर्थ सेक्टर में कौन आएगा भाई? फोर्थ सेक्टर में कौन आएगा? हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, फॉर्म और फॉरेन सेक्टर। कौन सा सेक्टर? फॉरेन सेक्टर। कौन सा सेक्टर? तो इसको थोड़ा पढ़ के लिखिएगा। एक इसका मॉडल है भाई, सिंपल की नेशन मॉडल का है, समझ पा रहे हैं? की नेशन ने अपना ये मॉडल दिया था इनकम को निकालने का। बोला इनकम को निकालने का हमारे हिसाब से तीन मॉडल है, टू सेक्टर है, थ्री सेक्टर है, फोर सेक्टर है। अब टू सेक्टर में बताइएगा कौन कौन आता है? हाउस होल्ड आता है और कौन आता है? फॉर्म आता है। थ्री सेक्टर में कौन आता है? हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, फॉर्म। और फोर्थ सेक्टर में कौन आता है? हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? बोलिए, बोलोगे तब ना आगे बढ़ेंगे, नहीं बोलोगे तो आगे नहीं बढ़ा जाएगा। समझ रहे हैं? दीदी एमपीएस इक्वल टू एपीएस जो क्वेश्चन पूरे 39 पेज में दिए हैं यार, चिंता का कोई बात नहीं है, आप खोज नहीं रहिए ढंग से। आइए चलो आगे बढ़े हम लोग। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है सुन लो, सुनो। सुनो, इन्वेस्टमेंट सुन रहे हो? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब होता है जो हम पैसा लगा रहे हैं वो क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? बिगर अमाउंट में। कौन सा अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा? पैसा तो लोग लगाते हैं, समझ पा रहे हैं? जैसे लोग नहीं कहते म्यूचुअल फंड में लगाएंगे 5,000 का महीना डालेंगे तो 20 साल बाद हम लोग को मिलेगा, समझ पा रहे? 20 लाख या 22 लाख या 25 लाख। तो 5,000 का महीना डाल रहे हो, छोटा अमाउंट को क्या चीज में कन्वर्ट कर दिया गया? बिगर अमाउंट में कन्वर्ट कर दिया गया। इसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट माने बिगर अमाउंट, सॉरी स्मॉलर अमाउंट कन्वर्टेड इनटू द बिगर अमाउंट, स्मॉलर अमाउंट कन्वर्टेड इनटू द, इसको हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का है टैक्स मल्टीप्लायर भी है भाई। टैक्स क्या है? मल्टीप्लायर। सुनो ध्यान से, टैक्स मल्टीप्लायर किसको कहते हैं? सुन लीजिए ध्यान से। जब टैक्स बढ़ेगा तो इनकम कम हो जाएगा, टैक्स बढ़ेगा तो इनकम, टैक्स बढ़ेगा तो इनकम क्या हो जाएगा? तो चेंज इन टैक्स रेट, चेंज इन इनकम, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन टैक्स रेट एंड चेंज इन टैक्स रेट में चेंजेज हुआ और इनकम में चेंजेज हुआ, उसके रेशियो को क्या कहते हैं? टैक्स मल्टीप्लायर। क्या कहते हैं? माने टैक्स सरकार बढ़ा देगा तो इनकम कम हो जाएगा ना, टैक्स बढ़ा देगा तो इनकम क्या हो जाएगा? क्या पैसा बचेगा नहीं आपके पास, पैसा बचेगा नहीं। इसी को हम क्या कहते हैं? टैक्स मल्टीप्लायर। बैलेंस बजट मल्टीप्लायर भी दिए हैं, बैलेंस बजट मल्टीप्लायर है। बैलेंस बजट मल्टीप्लायर क्या होता है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इक्वल टू द गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इक्वल टू द, गवर्नमेंट का खर्चा गवर्नमेंट के रेवेन्यू के बराबर है, कमाई के बराबर है। गवर्नमेंट का खर्चा गवर्नमेंट के रेवेन्यू के बराबर है, जितना कमाया उतना खर्च कर दिए, सरकार का जितना कमाई हुआ उतना खर्च कर दिया, इसी को हम कहते हैं बैलेंस बजट। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बोलो? तो ये क्वेश्चन बच्चे लोग पूछ रहे थे, किसका बात कर रहे हैं हम लोग? बैलेंस बजट। किसका बात कर रहे हैं? तो बैलेंस बजट रेफर्स टू द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इक्वल टू द गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इक्वल टू द, इसको क्या कहते हैं भाई? बैलेंस बजट। क्या कहते हैं? चलो नेक्स्ट आते हैं। डिफरेंस एक तो दिए हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। पढ़ लीजिएगा, जो पढ़ाए वही सब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है मनी एंड इन्फ्लेशन। कॉपी में लिखवाए थे सुंदर से, मनी एंड इन्फ्लेशन को कॉपी में सुंदर से लिखवाए थे, अब थोड़ा बहुत यहाँ है तो बुक से देख लेंगे हम लोग। समझ रहे? सुनिए ध्यान से, ध्यान से सुनो। किसका बात करें? मनी। मनी का बहुत सुंदर है। मनी माने रुपया रे बाबा। मनी माने क्या होता है? सुन रहे हो? मनी माने क्या होता है? तो मनी क्या है? मनी इज व्हाट? मनी डज। मनी इज व्हाट? मनी वही है जो सब कुछ कर सकता है, करवा सकता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे? मनी वही है जो सब कुछ कर सकता है और करवा सकता है, इसको क्या कहते हैं? मनी। क्या कहते हैं? दूसरे भाषा में कहेंगे मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी इज द मीडियम ऑफ, फॉर द मनी मेन कंसेप्ट इज जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, फॉर द मनी मेन कंसेप्ट इज जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। मनी के लिए मेन कंसेप्ट हो कि जनरल समाज में उसका एक्सेप्टेबिलिटी हो,
लोग उसको एक्सेप्ट करें, लोग क्या करें भाई, उसे एक्सेप्ट करें। समझ पा रहे हैं? ये कंसेप्ट होना चाहिए। किसका बात कर रहे हैं हम लोग? मनी का। किसका बात कर रहे हैं? फंक्शन ऑफ मनी। मनी का क्या फंक्शन है? पहले प्राइमरी फंक्शन में आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, लेन देन कर सकते हैं, लेन देन, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और मेजर है वैल्यू। मूल्य को ज्ञात कर सकते हैं, वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। इसको लिखवाएं कॉपी में भाई। सेकेंडरी फंक्शन में आता है क्या चीज? स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट माने समझ रहे हैं? लोन ले सकते, लोन, उधार ले सकते, उधार दे सकते हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू, धन संपत्ति इकट्ठा कर सकते हैं, धन संपत्ति इकट्ठा। डिमांड फॉर मनी, लोग पैसा क्यों चाहते हैं भाई? अपने जरूरत को पूरा करने के लिए, जरूरत को, इसको क्या कहते हैं? डिमांड फॉर मनी। क्या कहते हैं? सप्लाई। लिखवाएं कॉपी में, बिग डैश कॉपी में लिखा हूं, इधर खोजो, पीडीएफ में खोजो, बहुत में पीडीएफ भेजा है ना भाई, लिखवाएं कॉपी में, लिखाएं कॉपी में, लिखा है, पीडीएफ भेजा हुआ, देखो ना पीडीएफ। डिमांड फॉर मनी का मतलब जो हम लोग रुपया को चाह रहे हैं, और सब सप्लाई ऑफ मनी माने जो मार्केट में सप्लाई किया गया आरबीआई के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, जो सर्कुलेशन में है, इसको हम क्या कहते हैं? सप्लाई ऑफ मनी। क्या कहते हैं? अच्छा, डिमांड फॉर मनी, हम लोग पैसा को चाहते क्यों हैं? पैसा को चाहते क्यों हैं? सुनो ध्यान से, डिमांड फॉर मनी, आप पैसा को क्यों चाहते हैं भाई? 3 कारण से चाहते हैं आप। ट्रांजेक्टिव मोटिव माने ट्रांजेक्शन मोटिव, और एक है प्रीकॉशनरी मोटिव, और एक है स्पेकुलेटिव मोटिव। पहला ट्रांजेक्शन मोटिव बुक में दे दिए हैं, नहीं लिखवाया तो शायद बुक में हम दे दिए हैं, कॉपी में लिखा है? नहीं लिखा है। एक मिनट, कौन सा पेज में दिया भाई? थ्री मोटिव्स ऑफ होल्डिंग कैश, ट्रांजेक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेकुलेटिव मोटिव। नीचे है, दिखाई दे रहा है क्या? पेज नंबर बोलिए सर। पेज नंबर 52 के नीचे में है भाई। रुपया क्यों चाहते हो? 3 तरीके से रुपया चाहते हैं हम, और इसको हम कहते हैं, सुन लो, लिक्विडिटी प्रेफरेंस। ऑब्लिक देके लिख दो, लिक्विडिटी प्रेफरेंस भी कहते हैं इसको। 3 मोटिव्स ऑफ होल्डिंग मनी है ना, इसको कहते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस। आपको नहीं दिया? अच्छा, दिलवादर, लिक्विडिटी प्रेफरेंस भी इसको कहते हैं, लिख दीजिए, लिक्विडिटी प्रेफरेंस, इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस। तो अगर लिक्विडिटी प्रेफरेंस आता है तो समझ जाना कि डिमांड फॉर मनी को एक्सप्लेन करना है। कितना मोटिव है भाई? कितना मोटिव है? 3। कौन कौन? ट्रांजेक्शन मोटिव, प्रीकॉशनरी मोटिव, स्पेकुलेटिव मोटिव। अब ट्रांजेक्शन मोटिव को खुद लिखना होगा, बाबू सोना थोड़ी हो, बचपन से इंग्लिश पढ़ते आ रहे हो ना, तो बनाना, मेक द सेंटेंस। मेक द नहीं लिखा हुआ भाई, बनाना पड़ेगा मेक द सेंटेंस। नहीं भाई, मेक द सेंटेंस लिखेगा, गधा समझा रहा वो लिखेगा। कुछ कुछ मेक द सेंटेंस में भी लिखना पड़ता है ना। सुनो, पगला, हम बता रहे हैं मेक द सेंटेंस क्या लिखेगा। सुना, ट्रांजेक्शन मोटिव सुन लो ध्यान से। ट्रांजेक्शन मोटिव का मतलब होता है कि हमको डेली का सामान कितना है, उसके लिए पैसा चाहिए। डेली का सामान कितना है, ट्रांजेक्शन मोटिव माने, समझ पा रहे हैं? मनी रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? डेली के लिए हमें जो पैसा चाहिए उसको ट्रांजेक्शन मोटिव कहते हैं। समझ पा रहे हैं? ट्रांजेक्शन मोटिव मींस मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। समझ पा रहे हैं? मनी रिक्वायर्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसको कहते हैं ट्रांजेक्शन मोटिव। और प्रीकॉशनरी मोटिव का मतलब होता है मनी रिक्वायर्ड फॉर कंटीजेंसी। मनी रिक्वायर्ड फॉर कंटीजेंसी इन फ्यूचर, फ्यूचर में कोई कंटीजेंसी आ गया, फॉर एग्जांपल इलनेस, हेल्थ प्रॉब्लम। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? इसके लिए चाहिए, माने कोई आपदा आ गया तो उसके लिए पैसा चाहिए, इसको कहते हैं प्रीकॉशनरी मोटिव। क्या कहते हैं? प्रीकॉशनरी मोटिव माने मनी रिक्वायर्ड फॉर कंटीजेंसी। मनी रिक्वायर्ड फॉर क्या? कंटीजेंसी, जैसे इलनेस, हेल्थ प्रॉब्लम। समझ पा रहे हैं? इनकेपेबिलिटी, इनकेपेबल हो गए, इनकेपेबल भी तो लोग हो जाता है ना, काम धंधा एक ही बार बंद हो गया, जा। देखे नहीं क्या हुआ यूपी में? देखे नहीं? न्यूज भी तो नहीं देखते हैं। क्या हुआ? एक बाबा थे, कितने अच्छा ये कर रहे थे, 27 लोग मर गया, पांव का धूल लेने के लिए 27 लोग मारा गया। पांव का तो नहीं, ऑनली 27 का डेथ हुआ है, 127 मर गया।
बहुत बड़ा हादसा हो गया। समझ में आ रहा? अब बताइए, पांव का धूल लोग श्रद्धालु लेने के लिए इतने लोग मर गए। पहले तो मैनेजमेंट पे केस हुआ, 3 दिन बाद बाबा पे केस हुआ, बाबा इतना कुछ किए, और आज समझ पा रहे उतना टॉप से जीरो में आने में टाइम लगा। सब कुछ प्रॉपर्टी वगैरह सब सरकार ने जब्त कर लिया, पुलिस ने जब्त कर दिया। क्या आप कैसा भीड़ किए कि इतना लोग मारा गया? समझ रहे? केस हो गया तुरंत। समझे? तो ऐसा हादसा से लड़ने के लिए कुछ चाहिए होता है, इसको कहते हैं प्रिकॉशनरी मोटिव। क्या कहते हैं? नेक्स्ट है स्पेकुलेटिव मोटिव। भविष्य में कुछ लेना हो, कोई सामान उमान लेना हो, नहीं समझा, सामान लेना, एसेट लेना है, उसके लिए पैसा चाहिए, इसको कहते हैं स्पेकुलेटिव मोटिव। क्या कहते हैं? स्पेकुलेटिव मोटिव का मतलब क्या होता है? मनी रिक्वायर्ड फॉर एक्वायरिंग ऑफ क्या? एसेट्स, एक्वायरिंग ऑफ एसेट्स। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इसको हम क्या कहते हैं? स्पेकुलेटिव मोटिव। क्या कहते हैं? लोग एसेट तो चाहिए भाई, घर तो चाहिए रहने के लिए, जमीन तो चाहिए, समझे कि नहीं समझे? तो इसके लिए पैसा चाहिए, इसको कहते हैं स्पेकुलेटिव मोटिव। तो इसको लिक्विडिटी प्रेफरेंस भी कहते हैं। क्लियर? क्लियर? आगे बढ़ें। और हाई पावर्ड मनी भी लिखवाए थे। हाई पावर्ड मनी माने जो आरबीआई और गवर्नमेंट ने इशू किया है, जो आपके पास है, आरबीआई और गवर्नमेंट ने जो इशू किया उसको कहते हैं हाई पावर्ड मनी। क्या कहते हैं भाई? मनी मल्टीप्लायर। स्मॉलर अमाउंट को बिगर में कन्वर्ट कर देगा, स्मॉलर अमाउंट को बिगर में कन्वर्ट कर देगा, उसको मनी मल्टीप्लायर करते हैं। और इसका एक रिवर्स रेशियो है जिसका फॉर्मूला 1 डिवाइड बाई रिवर्स रेशियो, 1 डिवाइड बाई, इसका डायग्राम अपवर्ड स्लॉपिंग होता है भाई। डायग्राम कैसा होता है? अपवर्ड स्लॉपिंग। डायग्राम करवाए थे और एक तो आपको चार्ट दिए थे, सुना? ऐसा होता है इसका, ऐसा। किसका कर भाई? मनी मल्टीप्लायर। किसका? सुनो, अब वो बच्चे कह रहे हैं कि मनी मल्टीप्लायर का जो टेबल दिया था उसको समझा दीजिए। सुना ध्यान से, एग्जाम्पल देकर समझा दे रहा, बोर्ड में देखिए। किसका बात कर? मनी मल्टीप्लायर। किसका बात कर रहे हैं? स्मॉलर अमाउंट को बिगर में कन्वर्ट कर देंगे, स्मॉलर अमाउंट को बिगर में कन्वर्ट कर देंगे, उसको कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। समझे? फॉर्मूला क्या है? 1 डिवाइड बाई रिजर्व रेशियो, 1 डिवाइड बाई कर्व कैसा होगा? अपवर्ड स्लॉपिंग। कर्व कैसा होगा? कर्व ऊपर की तरफ होगा। समझ पा रहे हैं? किसका बात कर रहे हैं भाई? मनी मल्टीप्लायर। किसका बात कर रहे हैं? अब इसको बनाएंगे कैसे? देखो, मान लो 4 बैंक है ए बी सी डी, इसमें 1000 रुपए जमा किए और मान लो रिजर्व रेशियो है 10%, तो 10 काट लिया, मैंने 100 काट लिया, तो कितना बचा? 900। अब 900 इनको दे दिया, ये 900 जाके बी बैंक में जमा कर दी, फिर इधर 10% कटाई हुआ, कितना? 90। कितना हुआ? 810। समझे? और इनको 810 दिया बैंक, ये जाके कहाँ जमा कर दी? सी में, फिर 810 का कटाई हुआ 81, कितना हुआ? 729। समझा? 10% मान लो कि रिजर्व रेशियो काटा जाता है, 20% मान सकते हो। समझ रहे? हम कितना परसेंट एग्जाम्पल देके दिए हैं? 10%। 10% है भाई। 100 देखो ना, 100 10 काटे 90, फिर 10 काटे 81, फिर काटे 72.9। दिखाई नहीं दे रहा क्या? नहीं दिखाई दे रहा? हाँ, वैसे तो दिए हैं भाई। समझे? तो इस तरीका से रिजर्व को क्रिएट किया जाता है, माने जो भी पैसा आएगा उसका 10% रिजर्व, 10%। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इसी को हम कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। या अगर दूसरे भाषा में पूछेगा कि हाउ डू यू कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट, हाउ डू यू कमर्शियल बैंक क्रिएट, तो इसी को एक्सप्लेन करना है, इसी को दिखाना है, इसी को डायग्राम बनाना है। मनी मल्टीप्लायर की जगह में लिख दीजिए कि हाउ डू कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट। अगर पूछेगा तो यही लिखना है आपको, टेबल उबल बनाना है। हाउ डू कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट, मनी मल्टीप्लायर की जगह लिख दीजिए हाउ डू मनी मल्टीप्लायर। जो इसका, अरे गधा है, कॉपी में लिखा है, बुक में खोजता है। हाउ डू कमर्शियल बैंक, बेटा क्लास नहीं आएगा तो क्या होगा? 3 महीना का पढ़ाई 1 दिन में पढ़ा रहे। हाउ डू, हाँ भाई, हाउ डू कमर्शियल बैंक, हाउ डू कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट, हाउ डू कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट। हो गया? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। मुंह बंद रखेगा। हाँ भाई, क्रेडिट कंट्रोल बोलेगा तो कल जो लिखाए थे सेंट्रल बैंक का वो वाला लिखना है। सुनो, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन माने महंगाई है। इन्फ्लेशन माने क्या होता है? इन्फ्लेशन माने क्या होता है? सर्टेन इंक्रीजेज प्राइसेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सर्टेन इंक्रीजेज प्राइसेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसको क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन 2 तरीका का होता है, कॉस्ट पुश, डिमांड पुल। कॉस्ट पुश। अब डिमांड पुल क्या होता है? डिमांड पुल माने बहुत मांग है,
जैसे टमाटर का दाम बहुत हो जाता है 200 रुपए किलो, बैगन का दाम बहुत ज्यादा होगा 200 रुपए किलो, हम जीवन में बैगन 200 रुपए किलो कर दें? नहीं समझे? जाके पूछे बैगन कैसे, बोला 200 रुपए किलो, हमने एक ठो दो। क्या करेंगे, 200 रुपए किलो है, बैगन लेना भी जरूरी है, बैगन लेना भी, इसका क्या डिमांड हो गया, 200 रुपए किलो इसका दाम हो गया। समझ रहे? ऐसा क्यों हुआ भाई? डिमांड पुल के कारण। एक ही चोगा दरकार था, ज्यादा का दरकार नहीं था। तो क्या है भाई? डिमांड पुल। डिमांड, समझ पा रहे? तो डिमांड पुल का मतलब क्या? बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा डिमांड पुल का कारण लिखवाए थे। कारण सुनो, डिमांड पुल का डेफिनेशन लिखवाए थे और कारण था कि ग्रोइंग इकोनॉमी, एसेट इन्फ्लेशन हो रहा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, मूव मनी इन द सिस्टम। अच्छा, कॉस्ट पुश, दाम ज्यादा हो गया, रॉ मटेरियल का दाम ज्यादा होगा, ऑयल का दाम ज्यादा होगा, डीजल पेट्रोल का दाम ज्यादा हो गया, माना कॉस्टे बढ़ गया, उसके कारण प्राइस बढ़ा। कॉस्ट बढ़ गया, उसके कारण प्राइस बढ़ा। इसको कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्या कहते हैं? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का भी हम कॉजेज लिखवाए हैं। हायर प्राइजेज ऑफ कमोडिटी, हायर वेजेज, हायर टैक्सेस, हायर फूड प्राइजेज, राइज इन ऑयल प्राइजेज। डिफरेंस दिए थे, कॉस्ट पुश और डिमांड पुल का डिफरेंस कॉपी में लिखवाए हुए हैं, पढ़ लीजिएगा। कॉस्ट पुश और डिमांड पुल में डिफरेंसेस नहीं लिखे तो लिख लेना, बेवकूफ इंसान। सुना, नहीं शॉर्ट करेंगे अब हम। सुना, इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है? सुन लो, इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है? सुनो, क्या लिखवाए थे भाई? एडी एक्सिट्स एट द फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यही लिखवाए थे ना। एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो गया, एग्रीगेट डिमांड एट अ फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसको कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। क्या कहते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप। और मॉनेटरी मेजर, आरबीआई मॉनेटरी मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, जो क्रेडिट कंट्रोल लिखाए थे ना कल, वही लिखवाए। बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, चेंजिंग रिजर्व रेशियो। और फिजिकल मेजर माने गवर्नमेंट अपना टैक्सेस वगैरह लगा देता है, गवर्नमेंट अपना टैक्सेस वगैरह लगा करके जब कंट्रोल करता है उसको कहते हैं फिजिकल मेजर। उसको क्या कहते हैं भाई? सुना अच्छे से, सुना अच्छे से एकदम। मॉनेटरी मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। मॉनेटरी मेजर अगर पूछेगा ना तो सेंट्रल बैंक का क्रेडिट कंट्रोल को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे पहला लिखवाए थे कल बैंक रेट। बैंक रेट क्या था भाई? इन्फ्लेशन इंक्रीज, बैंक रेट इंक्रीज। समझ पा रहे हैं? इन केस ऑफ डिफ्लेशन, बैंक रेट डिक्रीज। ओपन मार्केट ऑपरेशन, इन केस ऑफ इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंक सोल्ड सिक्योरिटी टू द पब्लिक, एंड इन केस ऑफ डिफ्लेशन सेंट्रल बैंक बाय बैक सिक्योरिटी फ्रॉम द पब्लिक। इन्फ्लेशन आ जाएगा, महंगाई आ जाएगा तो सेंट्रल बैंक सिक्योरिटी बेचेगा जनता को, ताकि मार्केट में पैसा ना रहे। मार्केट में पैसा, सारा पैसा किसके पास चला जाए? सेंट्रल बैंक। और जैसे डिफ्लेशन हो जाएगा तो बोलेगा हम जो सिक्योरिटी दिए थे और दीजिए, अब पैसा लीजिए, ताकि मार्केट में पैसा आ जाए। इसको कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। चेंजिंग रिजर्व रेशियो, रिजर्व रेशियो बढ़ा दो, सीआरआर और एसएलआर को चेंज कर दो। सीआरआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व। एसएलआर माने स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो। सीआरआर को साधारण भाषा में समझिए, कमर्शियल बैंक के पास जो भी पैसा जमा होता है उसका परसेंटेज, कुछ परसेंटेज आरबीआई को देना होगा। आरबीआई को आप लोग भी कमाइएगा, उसका कुछ परसेंटेज मम्मी पापा को देना होगा। आपका आरबीआई मम्मी पापा है, लेकिन बैंक का आरबीआई आरबीआई है। समझ गए क्या बोले? समझे? तो बैंक में जो पैसा जमा होगा उसका कुछ परसेंटेज किसको देना होगा? आरबीआई। और ब्याज देता है जिसको रेपो रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सीआरआर पे जो ब्याज देगा उसको क्या कहते हैं? रेपो रेट। नहीं भाई, उल्टा पुल्टा बोलेंगे तुम लोग एक्सेप्ट कर लेगा। रिवर्स रेपो रेट उसको क्या कहते हैं? बोला क्या है? नहीं, हम बोले नहीं भाई, तब तुम बोला। सुनो, तो बोल रहे हैं कुछ परसेंटेज कमर्शियल बैंक काट के किसको दिया? आरबीआई को। किसको दिया? तो आरबीआई ब्याज देगा, उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? रिवर्स रेपो रेट। और अपने पास बैंक खोलने के लिए, डेली बैंक का शटर उठाने के लिए बैंक में पैसा होना चाहिए। बैंक का मुख्य काम है पैसा लेना और पैसा देना, पैसा लेना और पैसा। तो बैंक का शटर उठाने के लिए बैंक में गोल्ड और कैश दोनों होना चाहिए। गोल्ड भी होना चाहिए और बैंक में सोना रहता है। समझा? किस लिए? सोना भी तो कैश ही है। सोना भी क्या है? 2 मिनट में कैश हो जाएगा। बगल वाले बैंक को गोल्ड देंगे, वो पैसा दे देगा। समझा क्या बोले कि नहीं समझे? तो सोना भी क्या है? कैश है। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? तो क्या होना चाहिए अपने पास? डेली बैंक खुलने के लिए 10 बजे खुलेगा ना, तो पैसा चाहिए बैंक में, उसी को हम कहते हैं एसएलआर। क्या कहते हैं? माना डेली बैंक खोलने के लिए कुछ पैसा आपको अपने पास रिजर्व के तौर पर मेंटेन करना होगा।
इसको कहते हैं एसएलआर। क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन में बढ़ा देगा, डिप्लेशन में गिरा देगा। इन्फ्लेशन में बढ़ा देगा, डिप्लेशन में, इसी को कहते हैं चेंजिंग रिजर्व रेशियो। फिजिकल मेजर है सरकार का, सरकार टैक्स लगाता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। आप कमाई कर रहे हैं, आपके इनकम पे टैक्स लेंगे, डायरेक्ट टैक्स। फिजिकल मेजर है ये। कौन सा मेजर है? फिजिकल मेजर। आप कमाई कर रहे हैं, आपके इनकम पे जो टैक्स लेंगे उसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स। और वस्तु और सेवा पे लेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट फिजिकल मेजर के तहत 3 चीज आता है: पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेप्ट। पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेप्ट। पब्लिक रेवेन्यू का मतलब इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, इनकम ऑफ द रिसीव फ्रॉम डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स एंड, समझ पा रहे हैं? और क्या? नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स गवर्नमेंट रेवेन्यू कहां से होता है भाई? टैक्स से कमाई होता है और नॉन टैक्स से कमाई होता है। इसको कहते हैं गवर्नमेंट रेवेन्यू। क्या कहते हैं? गवर्नमेंट खर्चा भी करता है, रोड बनाता है, ब्रिज का निर्माण करता है, आपका गली टूटता है तो प्लास्टर करता है। गली आप बनाया है, गली तो सरकार बनाया है, समझे? तो सरकार भी तो खर्च कर रहा है। उसको क्या कहते हैं भाई? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मीन्स एक्सपेंडिचर इनकम फॉर द सोसाइटी, एक्सपेंडिचर इनकम फॉर द। कभी कभी क्या होता है, खर्चा ज्यादा हो गया, इनकम कम हुआ। इनकम हुआ 500 करोड़, खर्चा होगा 700 करोड़, 200 करोड़ कम हो गया, अब लोन लेना पड़ेगा। इसी को कहते हैं पब्लिक डेप्ट। क्या कहते हैं? पब्लिक डेप्ट माने जनता पे कर्ज हो गया। सरकार लोन लेता है तो उसका ऊपर थोड़े कर्ज है, सरकार से हटेगा वो नहीं जानता है। हम तो कर्ज, अब दिक्कत था तो लिए थे कर्जा, बात खत्म। अपने थोड़े लिए थे, जनता के लिए। जनता सदाएगा, देश का जनता सदाएगा अपना, बात खत्म। पब्लिक डेप्ट किसका बात करे भाई? तो सरकार जब कर्ज ले लेता है उसको पब्लिक डेप्ट कहते हैं। क्लियर है क्या? पक्का? फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक कल ही पढ़ाए थे, इसी चैप्टर का हिस्सा है। सेंट्रल बैंक का क्या काम है भाई? इशूइंग करेंसी नोट, नए नोट का छपाई करेगा। बैंकर्स बैंक सही बैंकों का बैंक है। एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम एडवाइस देता है, ये करिए, ऐसा करिए, ऐसा नहीं करिएगा गड़बड़ हो जाएगा। कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, अपने पास कौन सा रिजर्व रखता है? फॉरेन एक्सचेंज, दूसरा देश का रिजर्व अपने पास रखता है। क्रेडिट कंट्रोल, महंगाई पे कंट्रोल करता है। और महंगाई पे कंट्रोल करने का 2 मेथड है, जनरल मेथड, सेलेक्टिव मेथड। जनरल मेथड जिसमें बैंक रेट आता है, इन्फ्लेशन के समय बढ़ाओ, डिफ्लेशन के समय गिराओ। ओपन मार्केट ऑपरेशन, इन्फ्लेशन के समय सिक्योरिटी बेचेंगे, डिफ्लेशन के समय सिक्योरिटी बायबैक करेंगे। इसको क्या कहते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट। फिर आपका कैश रिजर्व रेशियो, इन्फ्लेशन के समय बढ़ाएंगे, डिफ्लेशन के समय। और ये होता क्या है? कुछ परसेंटेज किसको देना होगा? आरबीआई को। समझ पा रहे? एक था सेलेक्टिव मेथड जिसमें मोरल सुएशन, प्यार से समझाएंगे, इस सेक्टर को लोन दो, इस सेक्टर को लोन, समझे? रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट, जो लोन लेने आएगा ना मार्जिन बढ़ा देंगे। जैसे अभी 40 लाख का फ्लैट लोगे तो 10 लाख रुपया तुम्हारे पास है तो तुमको 40 लाख का फ्लैट किन पाओगे, 30 लाख लोन हो जाएगा, समझे? ऐसा कर दो कि 40 लाख का फ्लैट लेने के लिए 10 लाख लोन होगा, 30 लाख तुमको देना होगा, तो ना 30 लाख होगा ना आएगा, ना 30 लाख होगा ना। तो ऐसा करके पैसा नहीं जाएगा मार्केट में। इसको कहते हैं रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट। डायरेक्ट टैक्स नहीं समझिएगा, आपका लाइसेंस छीन लिया जाएगा, डिलिस्ट कर दिया जाएगा। इसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स। डिफरेंस दिए थे आप लोगों को रेपो रेट और रिवर्स रेट में। रेपो रेट कौन चार्ज करेगा? सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को से जब इंटरेस्ट चार्ज करेगा उसको रेपो रेट कहते हैं। कमर्शियल बैंक ना कभी कभी सेंट्रल बैंक से लोन लेता है, कमर्शियल बैंक कभी कभी सेंट्रल बैंक से क्या लेता है, तो एक तो रेट चार्ज करता है, उसको रेपो रेट कहते हैं। अब कमर्शियल बैंक भी तो उसको पैसा दे रहा है रिजर्व रेशियो के तौर पे, तो इसको कौन सा रेट मिलता है? रिवर्स रेपो रेट। कौन सा भाई? रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट हमेशा हाई होता है, रिवर्स रेपो रेट हमेशा लो होता है। 1% का डिफरेंस होता है। कितना परसेंट का डिफरेंस होता है भाई? 1%। कितना परसेंट? सीआरआर और एसएलआर तो समझा दिए कि आपके बैंक में जो भी पैसा जमा हो रहा है उसका कुछ परसेंटेज आरबीआई को देना होगा। और एसएलआर का मतलब डेली बैंक का शटर उठाने के लिए, खोलने के लिए आपके पास कुछ पैसा होना चाहिए। डिफरेंस दिए थे, बच्चे अभी लिखे नहीं है, क्या पता कल क्या किए आप लोग। सुनिए, एक कमोडिटी मार्केट और मनी मार्केट का क्वेश्चन बच्चे दिखाए थे। कमोडिटी मार्केट और मनी मार्केट का इक्विलिब्रियम बोला गया था, हमको समझाइए। कमोडिटी मार्केट और कौन सा मार्केट भाई? सुना, कमोडिटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट को आईएस कर्व डिनोट करता है। कमोडिटी मार्केट को कौन सा कर्व डिनोट करता है भाई? आईएस कर्व। आईएस कर्व को कमोडिटी मार्केट भी कहते हैं। आईएस कर्व रहेगा तो कमोडिटी मार्केट के बारे में लिखेंगे। समझ पा रहे? कमोडिटी मार्केट रिप्रेजेंट कौन सा कर्व? आईएस कर्व। कौन सा कर्व? कमोडिटी मार्केट माने क्या? जिधर सामान बिकता है, बस सामान वस्तु बिकता है, इसको क्या कहते हैं? कमोडिटी मार्केट। क्या कहते हैं भाई? सामान का लेन देन होगा, उसको क्या कहते हैं? कमोडिटी मार्केट। इसको कौन रिप्रेजेंट करता है भाई? आईएस कर्व। कौन रिप्रेजेंट करता है? और एक है आपका मनी मार्केट, हालांकि सिलेबस में नहीं है,
ये कॉलेज वाले लोग का अपना मन है, हमको यही आता है यही देंगे, तो कोई बात नहीं, दीजिए। आइए, मनी मार्केट, हालांकि सिलेबस में नहीं है भाई, पढ़ाना पड़ रहा है, लेकिन सुनिए, मनी मार्केट, कमोडिटी मार्केट को कौन रिप्रेजेंट करता है? आईएस कर्व। और मनी मार्केट को कौन रिप्रेजेंट करता है? एलएम कर्व। कौन सा कर्व भाई? एलएम कर्व। इधर रुपया का लेन देन होता है, पैसा संबंधित काम होता है, इसको क्या कहते हैं? मनी मार्केट। क्या कहते हैं भाई? इसको कौन सा कर्व रिप्रेजेंट करेगा? एलएस कर्व। बोलो क्या बोले हैं? एलएस कर्व। आईएस कर्व में ना एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होता है गुड्स एंड सर्विसेज। एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब गुड्स एंड, समझ पा रहे हैं? इसी को इक्विलिब्रियम कहते हैं। कहां पे? कमोडिटी मार्केट में। कहां पे? कमोडिटी मार्केट में क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब गुड्स एंड एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसको कौन सा मार्केट कहते हैं? कमोडिटी मार्केट। इसको कौन सा कर्व डिनोट करता है? आईएस कर्व। आईएस कर्व बना के दिखाए थे तो बहुत अच्छा रहता है, बना दे रहे, चिंता मत करिए। नेक्स्ट, मनी मार्केट को कौन डिनोट करता है? एलएस कर्व। कौन डिनोट करता है भाई? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इधर रुपया का लेन देन होता है, इधर भी इक्विलिब्रियम पूछा है, उसमें डालिए इक्विलिब्रियम। क्या क्वेश्चन है? फर्क सुनाइए। बोले कि कमोडिटी मार्केट और मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम कैसे होता है? तो इधर तो लिख देंगे कि कमोडिटी मार्केट, समझ पा रहे हैं, इज डिनोटेड बाय कौन सा कर्व? आईएस कर्व। इक्विलिब्रियम पॉइंट इज द सिचुएशन एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये कौन सा मार्केट? वो कमोडिटी मार्केट। अब मनी मार्केट रिप्रेजेंट कौन सा कर्व? एलएम कर्व। कौन सा कर्व भाई? माफ करिएगा, एलएम कर्व होगा, एलएस लिख दिए गलती से। एलएम कर्व। कौन सा कर्व? एलएम कर्व। कौन सा कर्व? यहाँ भी एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई ऑफ मनी, वहां गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ क्या है? मनी। एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई ऑफ मनी। एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई ऑफ मनी। क्लियर है क्या? पक्का क्लियर है? आगे बढ़े, बोलिएगा तब ना आगे बढ़ेंगे, नहीं बोलिएगा तो कैसे बढ़ा जाएगा? किसका बात कर रहे भाई? मनी मार्केट और कौन सा मार्केट? कमोडिटी मार्केट। मनी मार्केट और कौन सा मार्केट? मनी मार्केट और कौन सा मार्केट? बोलो गरीबो। मनी मार्केट और कौन सा मार्केट? कमोडिटी मार्केट। सुनिए डायग्राम कैसे बनेगा। मनी मार्केट और कौन सा मार्केट? कमोडिटी मार्केट। तो अच्छे से बना दें, सही रहेगा। सर आपका मार्केट चल ही नहीं रहा, इसीलिए तो पैसा तुम लोग कहाँ दे रहा? फीस कहाँ दे रहा कि ना जाए? चलो फोटो भेज दीजिएगा, सर हो जाएगा। फोटो भेज दें बिग डैश, तो तुम समझेगा कैसे, बनाएगा कैसे? बोलो। ये है एग्रीगेट, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इसको हम लोग सुनिएगा ध्यान से, यहाँ इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम, देख रहे हो? इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। इसको क्या कहते हैं? इस पॉइंट को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं बोलो? समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? तो यही कर्व है कौन सा मार्केट का? कमोडिटी मार्केट और मनी मार्केट। कमोडिटी मार्केट और कमोडिटी मार्केट को कौन सा कर्व डिनोट करेगा भाई? कौन सा कर्व? कमोडिटी मार्केट को आईएस कर्व और मनी मार्केट को एलएम कर्व। कौन सा कर्व? क्लियर है क्या? क्लियर? इक्विलिब्रियम कब बोलोगे? एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। आईएस कर्व में गुड्स एंड सर्विसेज का होना चाहिए और एलएम कर्व में किसका होना चाहिए? एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई ऑफ मनी। एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई ऑफ। चलो आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? 5। चैप्टर 4 तक रिवीजन करा दिए हैं। नेक्स्ट चैप्टर क्या हम लोग का? 5। सुनिए ध्यान से। रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? व्हेन सेलिंग द कमोडिटी व्हाटएवर मनी इज अर्न्ड इज कॉल्ड रेवेन्यू। जो भी प्रोडक्ट को बेच के कमाई होगा रेवेन्यू। रेवेन्यू भाई, रेवेन्यू दो तरीका का, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू। टोटल कमाई को टोटल रेवेन्यू, एवरेज माने क्या होता है? औसत। एवरेज रेवेन्यू माने क्या होता है? औसत। मार्जिनल रेवेन्यू माने एक्स्ट्रा कमाई। मार्जिनल रेवेन्यू माने तो जब प्रोडक्ट को बेच के कमाई होगा उसको रेवेन्यू कहते हैं। रेवेन्यू कितना तरीका का? 3। टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू इज द टोटल इनकम। एवरेज रेवेन्यू कैसे आएगा? टी आर डिवाइड बाई एन या टी आर डिवाइड बाई क्यू।
और मार्जिनल रेवेन्यू माने एडिशनल रेवेन्यू। कौन सा रेवेन्यू? अच्छा, उसके बाद है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस एक्वायरिंग एसेट, एक्सपेंडिचर इनकम ऑन एक्वायरिंग एसेट। संपत्ति कीनोगे ना, उसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। संपत्ति कीनोगे उसको क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं भाई? और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माने डेली बिजनेस का खर्च जो चलाते हैं, धंधा को चलाने के लिए जो भी डेली का खर्चा होता है उसको कौन सा एक्सपेंडिचर कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन सा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मींस एक्सपेंडिचर इनकम ऑन मेंटेनिंग डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मींस एक्सपेंडिचर इनकम ऑन मेंटेनिंग डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। इसको क्या कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट डेफिसिट। गवर्नमेंट डेफिसिट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग और गवर्नमेंट इनकम, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट इनकम के बीच के अंतर को कहते हैं गवर्नमेंट डेफिसिट। घाटा लग गया, पैसा कम पड़ गया, इसको कहते हैं गवर्नमेंट डेफिसिट। गवर्नमेंट डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड गवर्नमेंट इनकम। गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड गवर्नमेंट खर्चा कर दिया 1200, इनकम है 1000, 200 रुपया माइनस में चल गया, इसको कहते हैं गवर्नमेंट डेफिसिट। नेक्स्ट था मेजरमेंट ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट, जिसमें था हम लोग का क्या चीज? प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट किसको बोलेंगे भाई? डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड नॉन इंटरेस्ट स्पेंडिंग। नॉन इंटरेस्ट स्पेंडिंग माने समझते हैं? ऐसा खर्चा जिधर इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं, खर्च कर रहे हैं इंटरेस्ट छोड़ के। ऐसा खर्चा जो इंटरेस्ट छोड़ के हो, ऐसा खर्चा जो इंटरेस्ट, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ऐसा खर्चा जो क्या है? इंटरेस्ट छोड़ के हो। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? तो प्राइमरी डेफिसिट किसको बोलेंगे? खर्च किए और इनकम, खर्चा किए जिसमें इंटरेस्ट नहीं दे रहे, ब्याज व्याज नहीं चुका रहे, नॉर्मल खर्चा किए डेवलपमेंट के लिए, और नॉर्मल इनकम है, उसके बीच में जो अंतर आ जाएगा इसको कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है भाई? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टोटल रेवेन्यू में जो अंतर आएगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टोटल रेवेन्यू में अंतर आएगा, उसको फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट किसको कहते हैं? एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर। मतलब समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब हुआ कि रेवेन्यू ज्यादा है, खर्च कम है। रेवेन्यू ज्यादा, खर्च माने कमाई ज्यादा, खर्च, इसको कहते हैं हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट। कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के दो कंपोनेंट्स है, कैपिटल बजट, रेवेन्यू बजट। कैपिटल बजट संपत्ति किनने के लिए, एसेट और लायबिलिटी का जब बजट बनेगा कैपिटल बजट है। एसेट और लायबिलिटी का जो बजट बनेगा उसको कौन सा बजट कहते हैं? कैपिटल बजट। एसेट और लायबिलिटी का जो बजट बनेगा उसको कैपिटल बजट। और रेवेन्यू बजट किसको कहते हैं भाई? इनकम का और खर्चा का बनेगा। इनकम और खर्चा का जब बजट बनेगा उसको रेवेन्यू बजट। दो गवर्नमेंट बजट बनाता है, कैपिटल बजट, रेवेन्यू बजट। कब कैपिटल बजट? और कैपिटल माने एसेट और लायबिलिटी पे खर्च होगा, एसेट और लायबिलिटी पे, इसको कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट माने कमाई पे खर्च होगा, रेवेन्यू के ऊपर खर्च होगा, इसको हम कहते हैं रेवेन्यू बजट। गवर्नमेंट बजट क्या होता है सुन लीजिए। गवर्नमेंट बजट एक तरीका का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिसमें एंटीसिपेटेड एक्सपेंडिचर और एक्सपेक्टेड रेवेन्यू रहता है। एंटीसिपेटेड एक्सपेंडिचर को लिखते हैं और एक्सपेक्टेड रेवेन्यू को लिखते हैं। खर्च को इतना खर्च करेंगे, उम्मीद करते इतना खर्च करेंगे और इतना कमाई होगा, उम्मीद वाला गवर्नमेंट बजट। अभी जो बजट बना वो उम्मीद वाला ही तो बना है कि इतना खर्च किया जाएगा इतना कमाई होगा, इतना खर्च किया जाएगा इतना, इसको हम क्या कहते हैं? गवर्नमेंट बजट। क्या कहते हैं भाई? एक लास्ट हम लोग का टॉपिक बचा हुआ है, फीचर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी और कैम्ब्रिज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। पेज नंबर 53 है नोट्स का, थोड़ा चले आइए अपने नोट्स का, पेज नंबर 53 है उसमें चले आइए। दिखाई दे रहा है क्या? फीचर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी और कैम्ब्रिज कैश बैलेंस थ्योरी दिखाई दे रहा? सुना, पेज 53 अंधा है क्या? आप फीचर्स क्वांटिटी थ्योरी बात नहीं करो एकदम। फीचर्स क्वांटिटी थ्योरी और कैम्ब्रिज कैश बैलेंस थ्योरी क्या होता है अच्छे सुनिए। ये पहले के जमाने में सीयू का बड़ा फेवरेट हुआ करता था, बट अभी सिलेबस में दिया है, देखा कि नहीं देखा कौन जानता है, बट दे दिया गया, आई सिलेबस में बैठा है। फीचर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या कहता है सुन लो। ये फोकस करता है सप्लाई ऑफ मनी पे। फोकस क्या चीज पे करेगा? मनी के सप्लाई पे। और कैम्ब्रिज कैश बैलेंस थ्योरी ये डिमांड फॉर मनी के लिए, माने मनी का क्या डिमांड है उसके ऊपर फोकस करता है। इक्वेशन इसका एम बी इक्वल टू पी टी, एम बी इक्वल टू, इसका इक्वेशन है एम इक्वल टू के पी वाई, एम इक्वल टू। अब इसका फुल फॉर्म की वेरिएबल, एम माने होता मनी सप्लाई, बी माने वेलोसिटी सर्कुलेशन, उसका वेलोसिटी क्या है माने 10 का नोट दिन भर में 100 बार सर्कुलेट हुआ माने 1000 का वैल्यू क्रिएट किया, इसको कहते हैं वेलोसिटी। 10 का मनी 100 जगह गया, 100 लोगों के पास गया तो 1000 का वो वेलोसिटी बनाया, समझ पा रहे? इसको हम कहते हैं वेलोसिटी सर्कुलेशन।
और टी माने क्या होता है? ट्रांजेक्शन। टी माने क्या होता है? इधर में एम माने डिमांड फॉर मनी, के माने इनकम इलास्टिसिटी और डिमांड फॉर मनी, वाई माने इनकम। नेक्स्ट, अंडरलाइन एजम्पशन क्या है? फीचर्स का अंडरलाइन एजम्पशन है कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ, और कैम्ब्रिज का क्या है? फिक्स इनकम प्रोपोर्शन ऑफ डिजायर मनी होल्डिंग। मैकेनिज्म ऑफ प्राइस लेवल चेंजेज, इंक्रीज मनी सप्लाई लीड्स टू हायर प्राइजेज। देखिए, मनी सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, बोलते हैं ना, रुपया मार्केट में ज्यादा हो जाएगा, महंगाई को जन्म देगा। रुपया मार्केट में ज्यादा होगा, महंगाई को जन्म देगा, जो मन करेगा वो किन लेगा क्योंकि पैसा उसके पास ज्यादा है। और इधर देखिए, एक्सेस मनी सप्लाई क्रिएट्स एक्सेस डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज लीडिंग टू हायर प्राइस। एक्सेस मनी सप्लाई, समझ पा रहे हैं? मनी का सप्लाई क्या है? ज्यादा है डिमांड की अपेक्षा, तो प्राइस बढ़ेगा। प्राइस क्या होगा? पॉलिसी इंप्लीकेशन, फीचर्स क्वांटिटी थ्योरी को कौन लागू करता है? सेंट्रल बैंक। कौन लागू करता है? और इसको कौन लागू करता है? गवर्नमेंट। कौन लागू करता है भाई? गवर्नमेंट। फ्लो वर्सेस स्टॉक, फीचर्स का अप्रोच जो है ये फ्लो का कंसेप्ट है। किसका कंसेप्ट है? और कैम्ब्रिज का जो कंसेप्ट है ये स्टॉक का कंसेप्ट है। किसका कंसेप्ट है? स्टॉक। डेफिनेशन ऑफ मनी, फीचर्स क्या दिया था? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ, कि मनी क्या है? लेन देन का एक साधन है। मनी क्या है? लेन देन का साधन है। ये कौन बोला था भाई? फीचर्स। कौन बोला था? और कैम्ब्रिज क्या बोला? कैम्ब्रिज फोकस ऑन द स्टोर ऑफ वैल्यू ऑफ फंक्शन। माने कैम्ब्रिज कहता है कि मनी को हम क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसी के साथ इकोनॉमिक्स खत्म होता है। बोलिए।